Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, who was the first chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights? And correct answer for this question is Shanta Sinha. Next question was, in which session the Indian national anthem Jan Gan Man was publicly sung for the very first time? And correct answer for this question is Calcutta session. So without wasting any time, let's see what is in the news. So the first news here is talking about वर्ल्ड्स फर्स्ट नज़ल वैक्सीन, जो कि एक बूस्टर डोज की तरह यहाँ पर काम करने वाली है और ये बहुत ही जल्द 4th वीक ऑफ जनवरी में ये अवेलेबल हो जाएगी प्राइवेट हॉस्पिटल में विद ₹800 और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में ये हमें 325 रुपये के हिसाब से देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। तो आपको नाम क्या याद रखना है, इस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। ये एक नज़ल वैक्सीन है जो कि बूस्टर डोज की तरह यहाँ काम करेगी। तो क्या आर्टिकल में बस इतना ही नहीं, देखिए एक वर्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इसका यूज़ कैसे किया जाएगा, हेट्रोलोगस बूस्टर डोज की तरह। तो देखिए दो तरीके के बूस्टर डोज हमारे पास होते हैं, एक होते हैं होमोलोगस बूस्टिंग और एक होती है हेट्रोलोगस बूस्टिंग। अगर हम होमोलोगस बूस्टिंग की यहाँ पर बात करें तो एक पर्सन है जिसे इंजेक्ट किया गया है पहले वैक्सीन से, दूसरी डोज में उसे सिमिलर वैक्सीन से ही इंजेक्ट किया जाएगा। जबकि हेट्रोलोगस यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर एक व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर डोज से पहली बार में इंजेक्ट किया गया है तो दूसरी बार में एक डिफरेंट वैक्सीन के फॉर्म में उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो दूसरा डोज होगा ये प्राइमरी डोज से कैसा हो सकता है, अलग हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना ज़रूरी है इनकोवैक का यूज़ कैसे होने वाला है, एक हेट्रोलोगस बूस्टर डोज की तरह। देखिए इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हम होमोलोगस की बात करते हैं सो प्लीज़ कीप इन माइंड विद दिस एग्जाम्पल इट विल बी वेरी क्लियर टू यू दैट इफ़ अ पर्सन हु गॉट द फर्स्ट 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड अ नॉन रेप्लिकेंट वायरल वेक्टर, उसके पूरे चांसेस हैं कि जो इन्हें नेक्स्ट डोज दी जाएगी वो भी क्या होगी, कोविशील्ड की ही होगी। वहीं अगर हम हेट्रोलोगस बूस्टर की बात करते हैं तो इट यूजेस अ डिफरेंट वैक्सीन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट कपल ऑफ डोजेस। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक पर्सन है हु गेट 2 डोजेज ऑफ मॉडर्ना, आई मीन mRNA वैक्सीन, वुड गेट जेब्ड विद अ डिफरेंट वैक्सीन टाइप। जैसे हो सकता है अगर उन्होंने फर्स्ट फेज में mRNA वैक्सीन ले लिया हो लेकिन नेक्स्ट वेरिएशन में उन्हें कोवैक्सीन, जो कि एक इनएक्टिव वायरस की तरह काम करता है ना, या फिर स्पुतनिक जो कि नॉन रेप्लिकेंट वायरस की वेक्टर की तरह काम करता है, वो लेने के लिए मिल सकता है। तो ये दोनों टर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हेट्रोलोगस एंड होमोलोगस। चलिए आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। And if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams, MP Nagar Zone 2, भोपाल। चलिए अगले आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बात कर रहा है अ रीटेलिंग ऑफ द इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स प्लाइट। देखिए यहाँ पे आर्टिकल की शुरुआत कैसे हुई है कि जो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे जिसको हम बात करते हैं, जो कि हर साल 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, उसको एक बैकड्रॉप की तरह हमें देखने की मजबूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि 2020 की शुरुआत में ही कोविड-19 पैंडमिक ने पूरी दुनिया को इस तरीके से हिला दिया जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पर पड़ा है तो वो थे हमारे माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, इसी के अलावा हमें देखिए बहुत सारी सिचुएशन देखने मिली, जैसे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर, रशिया ने इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के ऊपर, पोवर्टी यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिल गई सब सहारन रीजन में, क्लाइमेट चेंज देखने के लिए मिले, और इस सब का कंक्लूसिव रिजल्ट है कि जो माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये डेटा शो किया है जो आप अपनी आंसर राइटिंग में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ टेक अ नोटबुक और इस पूरे आर्टिकल्स के नोट्स बना लीजिए। तो देखिए क्या बता रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज IOM की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 हमें क्या बताती है कि 2020 की अगर हम बात करें तो देखिए 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स थे पूरी दुनिया भर में। ठीक है,
अगर 2019 की हम बात करें तो 2019 में हमें कितने माइग्रेंट्स वर्कर देखने मिले, 169 मिलियन। और वहीं अगर हम इसको 2022 से कंपेयर कर रहे हैं तो आप देखिए माइग्रेशन का जो नंबर है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा माइग्रेशंस का अगर हमें पूल देखने के लिए कहीं मिलेगा तो वो साउथ एशियन कंट्रीज़, जो लगभग इस पूरे 281 मिलियन का 40% शेयर करती हैं। इसी के अलावा साउथ एशियन गल्फ कंट्रीज से भी हमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा माइग्रेशंस देखने के लिए मिले हैं, और इनको ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइग्रेशन कॉरिडोर भी बोला जा रहा है। देखिए, अब कहीं पर भी अगर माइग्रेशन जो होता है ना, उसका यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कि हम बोल दें कि भाई एक जगह तो देखिए फूड की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, कहीं पे इंसर्जेंसी हो गई इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो डेटा है, ये पूरी रिपोर्ट है, ये बताती है कि जो माइग्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है वर्ल्ड में। कहीं इकोनॉमी की वजह से माइग्रेशन हुआ है, कहीं जोग्राफिकल या डेमोग्राफिक सिचुएशन की वजह से माइग्रेशन हुआ। तो ये जो रीजंस है ये साल दर साल चेंज होते रहते हैं। अगर हम रिसेंट केस की बात करें तो लगभग 300 इंडियन इंजीनियर जो तमिलनाडु से थे वो ट्रैफिक्ड हो गए थे म्यांमार में। ठीक है, किस वजह से? क्रिप्टो स्कैम की वजह से। ऐसे ही अगर आप बात करो तो लगभग 20 इंडियन नर्स थी जो कि ट्रैफिक्ड हो गई थी, कहाँ पे? यूएई में, फॉर फेक जॉब ऑफर्स, उसके झांसे में आकर ये वहाँ पर फंस गए थे। ऐसे ही हमें ये दोनों जो ग्रुप हम जिनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, ये देखिए जॉब की तलाश में पैंडमिक ने लोगों को इतना बुरा हिट किया ना कि ये जॉब की तलाश में इस तरीके के झांसे में आ गए और जाके इन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी। ये एक माइग्रेशन का कारण बना। वहीं अगर हम केरला गवर्नमेंट के डेटा को देखें तो लगभग 1.7 मिलियन केरलाइट्स जो थे वो विदेशों से वापस आए हैं पैंडमिक के दौरान, जून 2020 से लेके जून 2021 में। ठीक है, अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो देखिए इंडिया माइग्रेंट्स स्टैंड को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसके पास अपनी खुद की पॉलिसी है, अलग तरीके से डील करती है। तो यहाँ पर बात यही की जा रही है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इस तरीके की पॉलिसीज़ को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जब हम देश विदेश की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे कंसर्न है जो एड्रेस्ड नहीं है, और अगर इससे कोई सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो वो कौन होता है? माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, तो इट इज़ आवर ड्यूटी, आवर गवर्नमेंट ड्यूटीज़ कि वो उनकी लाइफ को, डिसेंट लिविंग को इंश्योर करे और सेफ मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स के ऊपर ध्यान दे। देखिए वही इंडिया की अगर माइग्रेशन की बात करें तो हमारे पास एमिग्रेशन एक्ट 1983 है। तो देखिए ये जिस एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, एमिग्रेशन एक्ट 1983, ये 40 साल पुराना है और अब इसमें हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन वही इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन साइलेंट ऑन द इशू ऑफ अपडेटिंग द एक्ट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए इसी साल विंटर सेशन में पार्लियामेंट के एक डॉक्यूमेंट रखा गया था जिसमें ये बताया गया था अराउंड 9 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स आर वर्किंग इन द कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ कंट्री। ठीक है, और ये जो जीसीसी स्टेट्स हैं इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे पास किए हैं टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ द माइग्रेंट। ठीक है, ताकि उन्हें जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि लोगों को झांसे में देकर बुला लिया जाता है, इनसे काम करवा लिया जाता है और बाद में बोल दिया जाता है कि हम आपको पे नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो वेजेस हैं या जो लेबर के साथ अन्याय हो रहा है उसको सेफ गार्ड करने के लिए जीसीसी स्टेट्स ने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर लेके आए हैं, ताकि ग्रास रूट पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो यहाँ पर नहीं हो। जैसे कोविड-19 की सिचुएशन ने एक्सपोज कर दिया था जो एक एक्सप्लॉइटिव नेचर था जिसे बोला जाता है काफला सिस्टम। ठीक है, देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल में। तो देखिए काफला सिस्टम क्या होता है? एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम होता है जो रेगुलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड माइग्रेंट वर्कर। ठीक है, जिसको इनवेरिएबल तरीके से यहाँ पे रिट्रेंचमेंट और फोर्सफुल लेबर के रूप में यूज़ किया जा रहा था, उसका खुलासा यहाँ पर हुआ कोविड-19 में। तो एज अ रिजल्ट जीसीसी कंट्रीज़ ने भी क्या किया है, स्टेट्स ने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर लिया है। चलिए अगर हम एशियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात करें तो देखिए साउथ एशियन कंट्री जितनी भी हमारी सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी हैं, स्कॉलर्स की बात कर ले या माइग्रेंट्स एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं, वो जस्टिस फॉर वेजेस
थेफ्ट के नाम पे कैंपेन चला रहे हैं। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंट्रीज़ क्या करती हैं, लोगों को बुला लेती हैं, नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी करती हैं, कंपनसेशन देने से मना कर देती हैं, रेसिडुअल ड्यूज नहीं देती। रिजल्ट क्या होता? ये जो व्यक्ति माइग्रेंट के रूप में वहाँ काम करने गया था, उसके पास कोई अधिकार नहीं होते, उसके सेफगार्ड के लिए कोई पॉलिसी नहीं होती है। तो देखिए, राइटर ने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को बताया है, जो रिकरिंग प्रॉब्लम है माइग्रेंट लेबर्स की। वो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? इरेगुलर पेमेंट, पुअर वर्किंग कंडीशन, negation of labor right, and the absence of proper grievance redressal mechanism and access to transparent judicial system। तो ये सारे शब्द आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। अब देखिए, वही राइटर बोल रहे हैं कि देखिए फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए? विमेन वर्कर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो वो होती हैं विमेन वर्कर्स। अब देखिए, अगर हम इंडियन नर्सेस की बात करें या केयर गिवर की बात करें, तो वो देखिए सीरिया, लीबिया, यमन, इज़राइल, पापुआ न्यू गिनिया, ऐसी जगहों पर क्या है, रिक्रूटेड है, वहाँ पर काम कर रही हैं एक लार्ज नंबर में। तो इनकी सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का यहाँ पे पता नहीं होता, तो उन पर हमें नज़र रखने की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा यहाँ पर लाना चाहिए। जो माइग्रेंट वुमेन है उनको कैसे केयर किया जा रहा है, उनके राइट क्या है, उनकी राइट बेस्ड पॉलिसी क्या है, ये यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही यूनाइटेड नेशन ने अपनी नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन, दैट इज ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन एंड रेगुलर माइग्रेशन, को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है और बोला है कि वर्ल्ड माइग्रेंट लेबर्स की परेशानियों को अभी फेस कर रहा है और गवर्नमेंट को ये काम करना ज़रूरी है कि वो क्या करें, अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पर लेके आएँ। सो एज अ रिजल्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू रिविजिट दिस पॉलिसी in the post pandemic migratory scenario by engaging all stakeholders and by passing immigration bill 2021। चलिए, तो ये तो था इस आर्टिकल का क्रक्स। आगे मूव करते हैं। देखिए, आज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं पेपर में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं CAG की ऑडिट रिपोर्ट ऑन असम NRC। चलिए, आगे बढ़ने के पहले इम्पॉर्टेंट क्या है CAG के बारे में जानने के लिए? अगर हम CAG की बात करें तो देखिए, ये स्टैंड करता है कंटेम्प्रेरी ऑडिटर जनरल। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिनका काम क्या होता है, जितने भी ऑडिट होते हैं, अकाउंट होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं पब्लिक प्रोसेस को लेके, उनको उनकी ऑडिटिंग करना, अकाउंटिंग करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना। अगर हम इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें तो देखिए, आर्टिकल 148, 149, 150 एंड 151 एंड 279 डील्स विद द CAG। ठीक है, वहीं 148 बताता है कि CAG के अपॉइंटमेंट को लेकर, ओथ को लेकर और कंडीशन और सर्विसेज को लेकर। वहीं 149 बताता है इनके पावर के बारे में, इनकी ड्यूटीज़ के बारे में। वहीं आर्टिकल 150 बात करता है कि यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट में और ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। तो जो भी हमारा कैग होता है वो हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का एंड इज़ वन ऑफ द बुलवॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही अगर हम बात करें तो ही इज़ द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्सेस एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। दोनों लेवल पर देखिए, सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट लेवल। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में। देखिए, आर्टिकल क्या बोल रहा है कि रिसेंटली जो कैग है उसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ करी है, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है असम का, उसमें इसने बहुत सारी गड़बड़ी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर देखी है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले NRC की बात करें तो NRC को सबसे पहले क्रिएट किया गया था 1951 में। ठीक है, असम में, टू आइडेंटिफाई उन व्यक्तियों को जो कि भारत में जिनका जन्म हुआ है और जो माइग्रेंट है, कहाँ से, ईस्ट पाकिस्तान, या आज की डेट में हम क्या बोल रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से अभी तक कोई भी रिपोर्ट हमें देखने नहीं मिली थी। एज ए रिजल्ट 2013 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन यहाँ पर इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, ये बताते हुए
कि जो असम की एनआरसी लिस्ट है, देखिए अब समय आ गया है इस रजिस्टर को, एनआरसी को, कि आप इसको अपडेट करिए। ठीक है, बहुत सारे एनजीओज इसके ऊपर लगातार काम कर रहे थे और उसी का रिजल्ट था कि पहला ड्राफ्ट 2018 में इसका रिलीज हुआ और जो फाइनल लिस्ट थी वो 2019 में यहाँ पे पब्लिश की गई। देखिए, तो बोला क्या गया, 1971 के पहले के जितने भी लोग हैं, बेसिकली 25 मार्च 1971 के पहले के जितने लोग हैं वो क्या हैं, यहाँ के रेसिडेंशियल हैं, डिसेंडेंट्स माने जाएंगे। लेकिन जो इसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिले हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ असम अकॉर्ड ऑफ अगस्त 1985। तो देखिए रिजल्ट क्या हुआ, 3.3 करोड़ की आबादी में से 19.06 लाख लोगों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि या तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे या वो अपनी सिटीजनशिप को यहाँ पर प्रूव नहीं कर पाए या उनकी सिटीजनशिप को यहाँ पर फॉल्टी करार दे दिया गया। अब देखिए रिजल्ट यहाँ पर क्या हुआ, कैग का कंसर्न क्या है। कैग ने बोला कि देखिए पहले तो आपने 2014 से दिसंबर से इस पर काम करना चालू किया, आपकी डेडलाइन थी कि आपको 2015 में इस रिपोर्ट को तैयार करना है और जो कॉस्ट अलाउ किया गया था आपको वो था 288.18 करोड़। अब देखिए पहले तो आपने इतना टाइम ले लिया, 2015 की जगह 2022 होने वाला है जब आपने रिपोर्ट को तैयार करा, 2019 तक आपने रिपोर्ट को तैयार किया और जो अमाउंट है वो भी बढ़कर कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 1,06,2.66 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर यहाँ पर देखने मिल गया। अब साथ ही इन्होंने बोला कि भाई देखिए बहुत सारी इरेगुलरिटी भी हमने देखी है कि जो भी प्रीवियसली अप्रूव्ड डेटा था उसमें बहुत सारी गड़बड़ देखने को मिली है। साथ ही बोला कि जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पर यूज़ हुआ था, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म विप्रो लिमिटेड was entrusted with one of the prime software installation company by the NRC डायरेक्टरेट। साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि देखिए इस पर भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, हमें इसके बारे में भी डाउट है। ऐसे 215 सॉफ्टवेयर जिनका यहाँ पे यूज़ किया गया है, यूटिलिटीज़ का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जहाँ तक हमें यहाँ पर डाउट है कि ये सिक्योर और रिलायबल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए कैग ने यहाँ पे रिकमेंड क्या किया है, इन्होंने बोला है कि जो कंट्री के जो हमारे टॉप ऑडिटर है उन्होंने एक पैनल बनाने की यहाँ पर मांग करी है अगेंस्ट दी विप्रो लिमिटेड फॉर वायोलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो लोगों को मिनिमम वेज देना था वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया, डेटा ऑपरेटर्स को जो मिनिमम वेज देना था वो उससे भी बहुत ज़्यादा कम दिया गया। दूसरा रिपोर्ट की गड़बड़ी क्या थी, एक्शन लेने की ज़रूरत है अगेंस्ट द स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल रजिस्टर फॉर एक्सेस इरेगुलर एंड इनएडमिसिबल पेमेंट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे पैसा दे दिया गया, तो गलत तरीके से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यहाँ पर सामने देखने को मिली है। तो ये पूरा था इस आर्टिकल का क्रक्स। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडियाज बिड टू बीट सर्वाइकल कैंसर। चलिए हो क्या रहा है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 21% केसेस हमें यहाँ पर देखने मिल जाते हैं और पूरी दुनिया की बात करें तो 23% केसेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए इस आर्टिकल में जाने के पहले आप थोड़ा सा इसका क्रक समझ लीजिए। ये पूरा आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो जो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए उसको रिलीज करेगी अमंग दी गर्ल्स एज बिटवीन 9 and 14 ईयर्स थ्रू स्कूल। ठीक है, साथ ही नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ये भी इंश्योर करेगा कि वो जो HPV वैक्सीन है उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया जाए। ठीक है, अब जब हम UIP की बात करते हैं तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि UIP एक लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जिसके अंदर फ्री वैक्सीन दी जाती हैं लगभग 12 या उससे ज़्यादा डिसीजेस के लिए।
और ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है जब हम बात करते हैं न्यूनेटल टिटनेस के बारे में या पोलियो के बारे में, तो इस तरीके की फ्री वैक्सीनेशन देके इसे ख़त्म किया है। अब देखिए, हम जब ब्रेस्ट कैंसर के बाद अगर दूसरा खतरनाक प्रॉब्लम यहाँ पर बात करें तो महिलाएं जूझती हैं सर्वाइकल कैंसर से। सो वजाइना में, सर्वाइक्स में यहाँ पर ये कैंसर हमें देखने के लिए मिलता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लॉन्च द HPV वैक्सीन। अब देखिए, जो डेटा हमने यहाँ पर शेयर किया है कि अगर हम बात करें तो ये सेकंड मोस्ट ऐसी डिसीज़ हो जाती है जो जिससे महिलाएं या बच्चियां यहाँ पर सरवाइव करती हैं। तो हमें पहले ही बिल्कुल इनिशियल स्टेज में इसको कर्ब करने की ज़रूरत है। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए 21% केसेस देखने मिल जाते हैं। वहीं हम चाइना की बात करें तो 18 से 17% केसेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये जो रेट है ये ग्रेजुअली इम्प्रूव ही हो रहा है। साथ ही जो अवेलेबल वैक्सीनेशंस है मार्केट में, दे आर टू कॉस्टली एंड इवन अनरीचेबल फॉर नॉर्मल विमेंस कि वो उसको परचेज कर पाएँ या उन वैक्सीनेशंस को लगा पाएँ। देखिए, प्रीवियसली एक बार और आर्टिकल आया था कि इंडिया ने अपनी इंडिजीनियस HPV वैक्सीन लॉन्च कर दी है जिसका नाम है सर्वीवैक। ठीक है, तो मिड ऑफ 2023 ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी और इसका अप्रूवल एक्चुअली इसे मिल चुका है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू, और इसको क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट के एडवाइजरी पैनल ने भी। और साथ ही NTAGI ने इसके यूज़ के लिए और इसे UPI प्रोग्राम में इंक्लूड करने की बात यहाँ पर रख दी है। सो इसका वन टाइम कैचअप क्या होगा कि सबसे पहले ये 9 से 14 साल की जो ओल्ड एडोलेसेंट्स गर्ल है उन्हें दिया जाए। ठीक है, साथ ही यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी ऑथराइज्ड किया गया है कि वो एप्रोप्रिएट सेंटर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करवाएं ताकि HPV वैक्सीनेशन की जानकारी दी जाए, उन्हें लगा दी जाए। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई जो लोग स्कूल नहीं जाते उनका क्या। सो गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि जो स्कूल नहीं भी जाते हैं वो भी, ऐसी कम्युनिटी इससे रीच आउट नहीं है, उनको भी इस वैक्सीन से क्या करा जाएगा, इम्यूनाइज्ड किया जाएगा अंडर दी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यहाँ पे हैं जो क्या करेंगे, इस तरीके की वैक्सीन को उन महिलाओं तक पहुँचाएंगे जो स्कूल नहीं जाती हैं। चलिए, तो यहाँ पे चैलेंजेस की बात करी गई है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया रैंक करता है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ में इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात करें अगर हम, तो उनका बोलना है कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें इन सबको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि सर्वाइकल कैंसर आखिर होता क्या है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों महिलाएं, और फिर इस वैक्सीनेशन के लिए वो आगे हैं। आगे बात करें हम, जैसे ही इसका UPI में जो इंक्लूजन है इसके तहत क्या देखने मिलेगा हमें, जो एक बहुत बड़े नंबर पे पॉपुलेशन है वो इससे फ़ायदा ले पाएगी, बहुत बड़े लेवल पर जो जनसंख्या है वो इससे ठीक हो पाएगी, सर्वाइकल वैक्सीन का यहाँ पर उनको उपयोग देखने के लिए मिलेगा। चलिए, सो इट्स अ वेरी नाइस आर्टिकल और ये बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप भी अपने आसपास जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्वीवैक क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हमें सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीनेशन आवश्यक होती है। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज अटल बिहारी वाजपेयी नेम हैज़ 1 स्टार बीन नेम्ड आफ्टर बाय द इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री, और ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द प्रसाद प्रोजेक्ट एट द टूरिज्म facilitation center in the pilgrim town of Srisailam in Andhra Pradesh. Next is IIT Roorkee and AIIMS New Delhi have developed Swasth Garbh smartphone app for providing antenatal care and real-time medical support to pregnant women. Next is South Korea has reported first case of Naegleria fowleri infection. Naegleria is a single-celled living organism. It causes a devastating infection called primary amoebic
meningoencephalitis. Next, Madhya Pradesh Shikhar Khel Alankaran ceremony was held at Ravindra Bhavan Bhopal. In the event, the logo of Khelo India Youth Games 2022 was unveiled by the Union Minister Mr. Anurag Thakur and Chief Minister of Madhya Pradesh Mr. Shivraj Singh Chauhan. And Khelo India Youth Games 2022 to be held on 31st of January to February 11, 2023. So it's a quiz time, and first question is Prasad, which is project is associated with which state? Next question is when was the first time NRC was created? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC, Civil Services examination and book your success. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.